अभी तो नहीं आए। अपनी ही बोल रहे हैं। हैं? अच्छा, जितना मैंने अभी पढ़ाया आपको उतना अभी देख लें आप, उसमें से कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें।
अच्छा जी, ग्राफ का मुझे मैसेज आया कि जनाब ये डायग्राम मुझे समझ नहीं आई। देखो बेटा, ये रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के लिए एक आइडियल डायग्राम है। इसमें बेसिकली दो प्रोसेस को रिपीट किया हुआ है, ठीक है, मतलब ये चार प्रोसेस है इसमें बेसिकली। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि कंप्रेसर हमारा क्या करता है। कंप्रेसर हमारा गैस को कंप्रेस करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कंप्रेसर के बाद हमारे पास कंडेंसर आ जाता है, और कंडेंसर के बाद हमारे पास एक्सपेंशन वाल्व आ जाता है, और एक्सपेंशन वाल्व के बाद हमारे पास एवेपोरेटर आ जाता है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, आप इसमें ऑब्जर्व करें कि आपका ये वाली लाइन है, दैट इज इजेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। है दोनों कंप्रेशन कंप्रेशन ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो इजेंट्रोपिक कंप्रेशन है दैट इज सोलली यूज फॉर कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन ही कर रहा है सिर्फ। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हीट रिलीज भी हो रही है और साथ में कंप्रेशन हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कंप्रेसर का काम कर रहा है और ये हमारा कंडेंसर का काम कर रहा है, ठीक है, जहाँ से हम हीट को रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंशन वाल्व आ जाता है, जहाँ पर हम एक्सपेंड कर रहे हैं गैस को, ठीक है, और यहाँ पर हम हीट एक्सचेंज नहीं कर रहे, कोई हीट एक्सचेंज नहीं है। उसके बाद एवेपोरेटर आ जाता है। एवेपोरेटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये चार चीजें हमारे पास। अब इन चार चीजों में हम इसे आइडियल क्यों कहते हैं। आइडियल कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ये जो प्रोसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, जो मैंने इजेंट्रोपिक प्रोसेस बताया, इजेंट्रोपिक कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, इजेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये चारों की चारों जो चीज़ें हैं ये आइडियल है, ये नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती। जो इजेंट्रोपिक कंप्रेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो हम हीट देते हैं और ना ही सिस्टम हमें हीट देता है, ठीक है। और एंट्रोपी आपकी सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। इस एंट्रोपी बेसिकली क्या है कि सिस्टम को हमने कोई हीट नहीं दी, ना ही सिस्टम ने हमें कोई हीट दी है। और एंट्रोपी चेंज ना होने का मतलब ये है कि ना तो हम हीट दे रहे हैं सिस्टम को, ना ही सिस्टम हमें इन रिटर्न हीट दे रहा, बल्कि और इसकी वजह से एंट्रोपी भी चेंज नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ काम हो रहा है। और काम किस वजह से हो रहा है कि इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी मौजूद थी उसकी वजह से काम हो रहा है। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आपने सुबह खाना खाया, ठीक है, सुबह खाना खाया और सारा दिन काम किया। जब आप काम कर रहे होते तब आप खाना नहीं खा रहे, ठीक है, आपने एक दफा खाना खा लिया था पहले, लेकिन ड्यूरिंग वर्क सारा दिन काम किया। काम करने के दौरान आप खुराक नहीं खाते, बल्कि आप अपने अंदर एनर्जी जो मौजूद होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम बिल्कुल इसी तरह की एग्जांपल देता है कि ये एनर्जी पहले ले चुका है। अब वो जो एनर्जी पहले ले चुका है बस अब उस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है और मजीद एनर्जी नहीं ले रहा और ना ही बाहर एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज एन आइडियल केस। आप कोई भी चीज़ देखें, आप अपने इंजन को देखें, गाड़ी के इंजन को देखें, उसमें हम क्या करते हैं कि हम फ्यूल देते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से उसके अंदर जो पिस्टन है वो कंप्रेशन भी कर रहा होता है। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जो इंजन की बॉडी है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। गर्म क्यों होती है, हीट ट्रांसफर की वजह से, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो प्रोसेस है ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि हमने हीट दी भी नहीं है, ना ही सिस्टम ने हमें हीट दी है, ठीक है, बल्कि सिस्टम अपने इंटरनल एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज एन आइडियल केस। उसके बाद आता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें बेसिकली सिस्टम हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जितनी एनर्जी मौजूद है इसके अंदर ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि ये हमारे पास ये 1 to 2 स्ट्रेट लाइन है, 1 to 2
रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। इसमें जो है आप देखें कि एंट्रोपी हमारी सेम है, 1 to 2 एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही, जबकि 2 to 3 के प्रोसेस में हमारे पास टेम्परेचर सेम है। और टेम्परेचर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास 2 to 3, मैंने आपको बताया कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा और इस तरह से प्रोवाइड करेगा कि इसके अंदर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, से डैट ये हमें लेटेंट हीट प्रोवाइड कर रहा है। लेटेंट हीट में क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो आइडियल। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी टेम्परेचर चेंज ना हो, थोड़ा बहुत टेम्परेचर वेरी करता है, तो जिसकी वजह से ये भी आइडियल है। इसी तरह से एक्सपेंशन होगी, इजेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। ठीक है, तो अगेन इजेंट्रोपिक प्रोसेस जो कि एक आइडियल प्रोसेस है, आइडियल प्रोसेस है। और इसी तरह से जो हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये भी एक आइडियल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो साइकिल है हमारे पास, कार्नट साइकिल इज एन आइडियल साइकिल, जिसको बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब भी हम अपना रियल रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग साइकिल को स्टडी करेंगे तो हम इसके साथ कंपैरिजन कर सकें। अच्छा जी, तो अब मैं ऑनवर्ड मूव करता हूँ। मैंने बेसिकली यहाँ पर कितने हैं, 7 न्यूमेरिकल हैं। इनमें से मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल करके अभी मैंने अपलोड किए थे व्हाट्सएप के ऊपर, और बाकी जो न्यूमेरिकल है वो तकरीबन मिलते जुलते हैं, वो मैं अभी क्लास में आपसे करवाऊंगा अभी। सबसे पहले हमारे पास आया था रेफ्रिजरेशन मशीन वर्किंग ऑन कार्नट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन टू टेम्परेचर 305 Kelvin and 260 Kelvin. Determine its COP when it operates as a refrigerator machine and as a heat pump. तो कहते हैं कि हमारे पास एक मशीन है जिसका अपर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर हमें दिया हुआ है। आप डायग्राम में ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर कि बेसिकली हमारे पास दो ही टेम्परेचर है, वन इज द लोअर टेम्परेचर, वन इज द अपर टेम्परेचर। T1 इज इक्वल टू T4, T2 इज इक्वल टू T3। ठीक है, तो दो ही टेम्परेचर है हमारे पास, वन इज द अपर टेम्परेचर एंड वन इज द लोअर टेम्परेचर। और यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर दो फार्मूले भी गिवन है। फॉर रेफ्रिजरेटर ये फार्मूला ड्राइव किया गया T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और फॉर हीट पंप ये वाला फार्मूला जो है वो ड्राइव किया हुआ है T2 ओवर T2 माइनस T1। ठीक है, तो वी हैव टू फार्मूलाज फॉर रेफ्रिजरेटर एंड फॉर हीट पंप। ठीक है, और इसी तरह से हमसे प्रॉब्लम पूछा हुआ है कि दो टेम्परेचर उसने दिए हैं और उसने कहा है कि आपने सीओपी फाइंड करनी है फॉर रेफ्रिजरेशन मशीन एंड फॉर अ हीट पंप। ठीक है, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ।
अच्छा जी, मैं फाइल यहाँ से शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये फाइल मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी भेजी है, तो आप अगर चाहें तो अपने अपने सिस्टम के ऊपर ये फाइल ओपन कर सकते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले तो सारे के सारे फार्मूले एनलिस्ट कर लिए जो कि न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला जो फार्मूला डेट इज सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर। आपने अगर आपने सी ओ पी फाइंड करनी है रेफ्रिजरेटर की, तो आपके पास कैसे फाइंड करेंगे? टी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, ठीक है। सी ओ पी ऑफ हीट पम्प टी टू ओवर टी टू माइनस टी वन, ठीक है। अगर आपने कंडेंसर की हीट फाइंड करनी है, ठीक है, वो वाली हीट फाइंड करनी है जो कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज क्यू टू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस डब्ल्यू। अगर हमने वर्क डन फाइंड करना है, तो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ये वर्क डन यहीं पर रहने दें और क्यू वन दूसरी तरफ ले जाए। सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट इज क्यू वन ओवर डब्ल्यू, ठीक है। दो फार्मूले देखें, ये वाला भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सी ओ पी ऑफ हीट पम्प क्यू टू ओवर डब्ल्यू, ये वाला भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो वाट, ये अक्सर कन्वर्ट करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर वैसे ही कन्वर्ट करके लिख दिया 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। और अगर हमने किलो जूल पर आवर में इसे कन्वर्ट करना, तो ये दैट इज 3600, ठीक है। सेकेंड में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस सेकंड को डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो वो वाली फिगर ऊपर आ जाएगी। उसके अलावा सी ओ पी ऑफ हीट पम्प इज ऑलवेज 1 प्लस सी ओ पी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक फार्मूलाज जो कि हमें इस्तेमाल करना पड़ेंगे। दैट इज प्रॉब्लम नंबर वन। उसमें आप देखें, प्रॉब्लम नंबर वन में हमारे पास दो टेम्परेचर्स गिवन है और उसने हमें सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड सी ओ पी ऑफ हीट पम्प फाइंड करने का कहा हुआ है। तो सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर के लिए मैंने फार्मूला सिंपल सा यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज टी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें टेम्परेचर केल्विन के अंदर प्रोवाइड है। अगर केल्विन में प्रोवाइडेड नहीं है तो आपने सबसे पहले उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 260 डिवाइडेड बाई 305 माइनस 260, 5.78, ठीक है। सिंपल आंसर आ जाएगा आपके पास। और इसी तरह सी ओ पी ऑफ हीट पम्प आप देखेंगे 305 आपका सेकेंड टेम्परेचर आ जाएगा T2, और 305 माइनस 260, आपके पास सी ओ पी ऑफ हीट पंप आ जाएगा। आप इसको, मैं स्क्रीन को एक दफ़ा यहाँ पर स्टे करके रखता हूँ, आप इसे देख लें। अच्छा जी, ऑनवर्ड मूव करते हैं। कमिंग टू द प्रॉब्लम नंबर टू। प्रॉब्लम नंबर टू में और प्रॉब्लम नंबर थ्री, अगर आप ये दो प्रॉब्लम्स में जो मैंने आपको करके दी हैं, अगर आपसे ये हो जाए तो मेरे ख्याल से सारी प्रॉब्लम आपसे आसानी से हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर टू बेसिकली क्या है? A corner refrigeration cycle absorbs heat at 270 Kelvin and rejects it at 300 Kelvin, ठीक है। आप ऑब्जर्व करें कि ये दो चीज़ें क्या हैं।
वो कहता है कि कार्नट साइकिल एक साइकिल है, उसमें जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो 300 केल्विन पे है और अब्जॉर्ब 270 केल्विन पे कर रहा है। तो 270 केल्विन पे अगर वो अब्जॉर्ब कर रहा है तो ये कौन सा टेम्परेचर है, ये इवेपोरेटर का टेम्परेचर है। और इजेक्ट अगर 300 केल्विन पे कर रहा है तो ये कौन सा है, कंडेंसर का टेम्परेचर है। तो दिस इज T1 टेम्परेचर एंड दिस इज T2 टेम्परेचर। ठीक है, आपने हमेशा ये चीज़ जो है वो इसी तरह रखनी है कि इवेपोरेटर का टेम्परेचर जो कम टेम्परेचर होगा उसे T1 रखना है, जो हायर टेम्परेचर होगा उसको T2 रखना है। ठीक है, फार्मूले में जो आपको आसानी होगी फिर। अच्छा जी, वो कहता है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन साइकिल। आसानी से मिल जाएगा। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, उसका फार्मूला T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, और उसके बाद जब द साइकिल इज अब्जॉर्बिंग 1130 किलो जूल पर मिनट। एब्जॉर्बिंग जब भी वर्ड आएगा इट मीन्स कि वो इवेपोरेटर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये गाड़ी का इंटीरियर है। वो कहते हैं कि अगर 1130 किलो जूल पर मिनट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो, आप बताएं हाउ मेनी किलो जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड पर सेकेंड। आप बताएं कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड उसने कहा है। आप देखें कि उसने जो एब्जॉर्बिंग हीट है वो किलो जूल पर मिनट लिखी हुई है, तो आपने जो आंसर निकालना है वो किलो जूल पर सेकेंड निकालना है। ठीक है, ये भी चीज़ आप माइंड में रखना है। इफ द कॉर्नर्स हीट पंप ऑपरेट्स बिटवीन द सेम टेम्परेचर, अगर कहता है कि अगर इसे हम हीट पंप बनाए और दोनों टेम्परेचर सेम हो, आप बताएं कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी। और साथ में हाउ मेनी किलो जूल पर मिनट विल द हीट पंप डिलीवर्स एट 300 केल्विन, और आप बताएं कि ये कितनी हीट डिलीवर करेगा, इजेक्ट करेगा। ठीक है, इफ इट अब्सॉर्ब 1130 किलो जूल पर मिनट एट 230 केल्विन। ठीक है, तो बेसिकली आपको Q2 फाइंड करनी है। T1 टेम्परेचर एवापोरेटर का टेम्परेचर होगा, Q1 हीट आपकी एवापोरेटर की हीट होगी, T2 टेम्परेचर आपका कंडेंसर का टेम्परेचर होगा और Q2 हीट आपकी कंडेंसर की हीट होगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। आपके पास T1 आ गया है, T2 आ गया है और आपने COP फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास Q1 इज इक्वल टू 1130 किलो जूल पर मिनट है, आपने W फाइंड करना है इन किलो जूल पर सेकेंड। और उसके बाद फाइंड COP ऑफ हीट पंप। ठीक है, इफ Q1 इज इक्वल टू 1130 किलो जूल पर मिनट फाइंड Q2। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से फाइंड हो जाएंगी। सबसे पहले COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, आपके पास ये वाला टेम्परेचर गिवन है, ये दोनों टेम्परेचर गिवन है, तो आपने इसकी COP निकाल लेनी। ठीक है, वर्क डन कैसे निकालेंगे, अगर COP का ये फार्मूला है तो COP का दूसरा फार्मूला क्या है, Q1/W। ठीक है, COP आपने निकाली हुई है, डेट इज 9, और जो हीट है आपके पास डेट इज 1130 आपने निकाली, आपको गिवन है। ठीक है, आपने W फाइंड करना है। W आपके पास आ गया है 125.55 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, जब आप इससे इसके थ्रू W निकालेंगे, ये इसका यूनिट है किलो जूल पर मिनट, अगर आप इसके थ्रू W निकाल रहे हैं तो आपके पास 125.55 किलो जूल पर मिनट ही आएगा। जबकि उसने कहा है कि आपने W निकालना है इन सेकेंड, तो आपने इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, 125.55 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, और आपके पास किलो जूल पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा 2.1 किलो जूल पर सेकेंड। और आफ्टर डैट COP हीट पंप निकालनी है, वो कैसे निकलेगी, T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, 300 डिवाइडेड बाई 300 माइनस 270 दैट इज 10। ठीक है, इसको आसान तरीके से भी निकाला जा सकता है। वो कैसे कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो आपके पास अगेन आंसर 10 आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर 10 आ रहा है। अच्छा जी, आपने फिर क्या फाइंड करना है, कंडेंसर की हीट फाइंड करना थी, Q2 फाइंड करना था, तो दैट इज Q1 प्लस W। आपने जब इन दोनों को जमा कर रहे हो ना, तो आपने एक चीज जरूर नोट करनी है कि दोनों के यूनिट सेम हो। ठीक है, 1130 किलो जूल पर मिनट, आपने ऊपर W दो जगह निकाला है, एक ये निकाला हुआ है, एक ये निकाला हुआ है। इसका यूनिट किलो जूल पर मिनट है, इसका यूनिट किलो जूल पर सेकंड है। ठीक है, तो आपने मिनट वाला इस्तेमाल करना है क्योंकि आप Q1 इस्तेमाल करें 1130 किलो जूल पर मिनट के साथ।
तो ये दोनों जब आप सम करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये फाइल आपके पास गिवन है। आप प्रॉब्लम नंबर 2 को मैं 5 मिनट देता हूँ, एक दफ़ा देख लें, इसकी इसकी डिस्क्रिप्शन रीड कर लें, इसका आंसर भी एक दफ़ा देख लें। अच्छा जी, ऑनवर्ड मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। तो कहते हैं कि 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ -40 डिग्री सेंटीग्रेड इन द रेफ्रिजरेशन। सबसे पहले तो इस लाइन में, इस एक लाइन के ऊपर उसने 3 डाटा प्रोवाइड किए। 1.5 किलोवाट, दैट इज द वर्क डन। ठीक है, उसने वर्क डन प्रोवाइड किया है। पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, पर टन मतलब कि 1 टन रेफ्रिजरेशन के लिए इतनी वर्क डन इस्तेमाल हो रहा है। रेफ्रिजरेशन बेसिकली क्या है, दैट इज Q1। ठीक है, तो उसने Q1 के बारे में बताया, दैट इज 1 टन। ठीक है, 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ -40 डिग्री सेंटीग्रेड इन द रेफ्रिजरेशन। ठीक है, टेम्परेचर कितना मेंटेन किया हुआ है एवापोरेटर का, डेट इज -40। ठीक है, सो डेट इज T1 टेम्परेचर, और डिग्री सेंटीग्रेड में आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। इफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क्स ऑन द कार्नट साइकिल, अगर ये कार्नट साइकिल पे काम करता है, डिटरमिन द फॉलोइंग। सीओपी ऑफ द साइकिल, आपने सीओपी फाइंड करनी है, सिंपल है। टेम्परेचर ऑफ द सिंक फाइंड करना है, T2 टेम्परेचर फाइंड करना है, आसान है ये भी। हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, दैट इज Q2। ठीक है, Q2 फाइंड करना है, और साथ में एफिशिएंसी परफॉर्मेंस रेशियो, दैट इज COP बेसिकली ऑफ हीट पंप। ठीक है, तो हीट पंप के तौर पर आपने इसे COP फाइंड करनी है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। वर्क डन कितना है, 1.5 किलोवाट। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने स्टार्ट में 1 किलोवाट को 3600 किलो जूल पर आवर से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है,
तो आपके पास ये आपने 1.5 किलो वाट है, तो आपने 3600 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और आपके पास 5400 किलो जूल पर आवर आता है इनका आंसर। ठीक है, किलो जूल पर आवर ये मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, गलती होगी मुझसे। किलो जूल पर आवर, इसको मैंने किलो जूल पर आवर क्यों किया, दैट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे मैंने कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि मैंने ऑनवर्ड यही यूनिट रखना है, किलो जूल पर आवर। ठीक है, मेरे पास एनर्जी है, हीट रिमूव हमने किया 1 टन, और 1 टन क्या है, हमने कल पढ़ा था कि 12,600 से रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 टन को। ठीक है, 12,600 किलो जूल पर आवर से। अब देखें 12,600 किलो जूल पर आवर, इसका जो यूनिट है डेट इज किलो जूल पर आवर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर किलो जूल पर आवर किया है। अब T1 टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो 273 -40 इज इक्वल टू 233 केल्विन। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले आपने COP फाइंड करना है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो कैसे करेंगे आप, सिंपल सा फार्मूला है, Q1 डिवाइडेड बाई W। ठीक है, तो आपके पास Q1 क्या है, डेट इज 12,600, W क्या है 5400। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.33। इसका कोई यूनिट नहीं होता COP का, ये एक रेशियो है। तो यहाँ पर ऊपर इसका यूनिट किलो जूल पर आवर है, नीचे भी किलो जूल पर आवर है, तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होगा। उसके बाद सिंक का टेम्परेचर फाइंड करना था हमने, तो वो कैसे करेंगे, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ से हम आसानी से T2 को निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास बाकी सारे टेम्परेचर गिवन है। उसके बाद हमने सिंक हीट फाइंड करनी थी, दैट इज Q2 इज इक्वल टू, बल्कि मैं एक दफ़ा रिपीट भी कर देता हूँ इसको, हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। ठीक है, सिंक पे कितनी हमने हीट रिजेक्ट की है, ये कंडेंसर की हीट है। तो कंडेंसर हीट हमने कैसे फाइंड करनी है, Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस W। तो वी हैव 12,600 प्लस 5400, तो ये आपके पास टोटल हीट आ जाएगी। ठीक है, और इसको आपने उसने कहा है कि किलो जूल पर मिनट में फाइंड करना है, तो पर मिनट के लिए हम क्या करेंगे, इसे 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आवर है आपके पास, अगर आपने आवर से मिनट में जाना है तो आपने इस आवर को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। ठीक है, तो आपके पास ये 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नीचे 60 आ जाएगा, तो आपके पास 300 किलो जूल पर मिनट आ जाएगा आपसे। अब आपने COP ऑफ हीट पंप फाइंड करनी है, तो डेट इज वेरी सिंपल, आपने COP ऑफ रेफ्रिजरेटर फाइंड किया तो 1 प्लस करेंगे तो आपके पास COP ऑफ हीट पंप आ जाएगा। तो ये नोट्स आपको मैंने गिवन किए हुए हैं, तो इसको आप एक दफ़ा देख लें।
जो छोटी छोटी इक्वेशंस वगैरह ना, ये आपने ज़रूर देखनी है। जैसे हाउ सी ओ पी ऑफ हीट पम्प इज इक्वल टू 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। छोटी छोटी डेरिवेशन वगैरह ये आपने ज़रूर कंसीडर करनी है। जैसे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू T1/T2 - T1, ये कैसे है, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी डेरिवेशन वगैरह जो है ना, आपने ज़रूर देखनी है। और नोट्स वगैरह में डेरिवेशन बड़ी डायरेक्ट सी हैं। जो मैंने फिजिकल आपको पढ़ाया था, बच्चों ने नोट्स बनाए होंगे, उसमें बड़ा एक्सप्लेन करके मैंने एक एक स्टेप के साथ ये डिराइव किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें ज़रूर नोट करनी है। अच्छा, मैं ये नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है ना, अभी सेशन ख़त्म होने वाला है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन जो भी होगा आपको पूछ लूँगा।